हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार और दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये चल रही हमारी भारतीय समाज की एक सीरीज। जी हाँ दोस्तों, भारतीय समाज में हमने भारतीय समाज का इंट्रोडक्शन, भारतीय समाज होता क्या है, समाज के कितने प्रकार होते हैं, एक पार्ट में हमने वो कवर कराया है। और यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो हमने कुछ प्रमुख शब्दावली पूछी जाती है उस पर भी डिस्कशन किया और साथ ही हमने भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं को लेकर भी हमने बात किया। और एक सबसे फेवरेट टॉपिक यूपीएससी का जो कि भारत की विविधता से संबंधित होती है, मतलब उससे क्वेश्चन वो पूछता है, उसका इंटरेस्ट रहता है कि वो भारतीय समाज में एक विविधता का टॉपिक आता है कि हमारे भारतीय समाज में बहुत विविधता के रूप देखने को मिलते हैं या दिखाई देते हैं, तो उनको वो जरूर पूछती है। तो इसीलिए हमारा एक अगला टॉपिक है भारतीय समाज में विविधता में एकता। जी हाँ, हमारा भारतीय समाज में इतनी विविधता है, आप जातिगत विविधता देख सकते हैं, आप धार्मिक रूप से, आप भाषाई तौर पे, आप भौगोलिक तौर पे, आप यहां तक कि आप कई प्रकार से प्रजाति तौर पर भी हमारे भारतीय समाज में विशेष मतलब विविधता देखेंगे। इन भारतीय समाज की प्रमुख विविधताओं को लेते हुए हम ये बताएंगे आपको कि किस प्रकार से हमारे भारत में, मतलब उत्तर से लेके दक्षिण और पूरब से लेके पश्चिम में विभिन्न प्रकार की विविधताएं तो हैं, लेकिन विविधता होते हुए भी भारतीय समाज में एक संस्कृति ऐसी है जो सारी चीजों को एक सूत्र में बांधे हुए है, जिससे हमको प्रतीत होता है कि हमारा भारतीय समाज न केवल विविधताओं से परिपूर्ण है बल्कि उसकी विविधताओं में भी भारतीय समाज में एकता देखने को मिलेगी। कैसे? तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये विविधता होता क्या है। तो विविधता का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि जब किसी समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां प्राप्त होती हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, विभिन्न प्रकार की भाषाएं और विभिन्न प्रकार के लोग और प्रजाति, रहन सहन, खान पान, तौर तरीके, जब विभिन्न प्रकार से हमारे एक समाज में इतनी डाइवर्सिटी मिलती है तो इसी को हम कहते हैं हमारा विविधता। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो समाज में विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म, वर्ग, संस्कृति, भाषा, भौगोलिक स्थिति, साथ ही खान पान, रहन सहन के आधार पर प्राप्त होने वाली विभिन्नता ही हमारे भारत की विविधता कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, जब एक क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार के लोग रह रहे हैं जो विभिन्न प्रकार की भाषा, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज और आपका खान पान, रहन सहन, भाषा, वर्ग, जाति और अन्य भौगोलिक विविधताओं से वो जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि यही होता है विभिन्नता या विविधता, यानी कि अलग अलग प्रकार के लोगों का पाया जाना। तो विविधता क्लियर है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में विविधता के जो रूप हैं वो क्या विविधता के रूप भारत में देखने को मिलते हैं। तो हाँ, विविधता के रूप भारत में देखने को मिलते हैं। कैसे, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे भारतीय समाज में प्रजाति विविधता प्राप्त होती है। तो आखिर ये प्रजाति विविधता है क्या, इसको समझने से पहले आपको प्रजाति समझ में आना चाहिए कि प्रजाति क्या होती है। तो जो ऐसे लोगों का समूह, ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों का समूह जो जैविक या आनुवांशिक और शारीरिक एकता में परिपूर्ण हो, हम ये कहते हैं कि ये एक कैटेगरी के लोग हैं, ये एक प्रजाति के लोग हैं। मैं फिर बता रहा हूं, प्रजाति का मतलब होता है कि जब एक लोगों का समूह है जो आनुवांशिक गुण और जैविक और शारीरिक संरचनाओं में एक रूपता लिए हुए हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारा कौन है, ये हमारी प्रजाति है। तो ऐसे लोगों का समूह जो जैविक व आनुवांशिक और शारीरिक एक रूपता धारण किए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। जैसे उनकी त्वचा का रंग, नाक, बाल और चेहरा आदि, इन सब में उनमें समानता पाई जाएगी, तब हम ये कहेंगे कि ये क्या है, हमारा एक रूपता धारण किए हुए हैं, तो ये हमारी किसी एक प्रजाति के हैं। ऐसे ही अगर उनके रंग, रूप, आकार, बाल, नाक या चेहरे में अंतर पाया जाएगा तो हम कहेंगे ये इस प्रजाति के नहीं बल्कि किसी
अन्य प्रजाति के हैं। जैसे अगर आप भारत में देखोगे तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के लोग रहते हैं। अगर आप भारत में देखो तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के लोग रहते हैं। प्रमुख रूप से इन प्रजातियों को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा निग्रिटो। जी हां, निग्रिटो प्रजाति के लोग भारत में पाए जाते हैं, जो कि अंडमान निकोबार के क्षेत्र में आपको प्राप्त होंगे। अंडमान निकोबार के क्षेत्र में रहने वाले जो प्रजातीय समूह हैं, जो लोग हैं, उनको हम निग्रिटो प्रजाति के लोग कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि निग्रिट जो लोग होते हैं, निग्रिटो जो प्रजाति के लोग होते हैं, उनकी विशेषता होती है कि उनका रंग काला होगा, उनके होठ मोटे होंगे और बाल घुंघराले होंगे। आप इनको अफ्रीकन की तुलना में देख सकते हैं कि जैसे अफ्रीकन लोग होते हैं, तो वैसे लोग आप अगर आपने देखें तो वो हमारा उस हिसाब से हमारा निग्रिटो प्रजाति हमारी होती है। एक प्रजाति के लोग हमारे भारत में पाए जाते हैं जिसको हम प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहते हैं। ये जो हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या ऑस्ट्रेलाइड हमारी जो प्रजाति है, ये प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत में हमारी मुख्य रूप से ये प्राप्त होती है। तो इसकी विशेषता क्या है? तो इनकी विशेषता है कि इनकी जो चमड़ी रहेगी वो भी लगभग चॉकलेटी होती है, यानी कि ब्राउन कलर में आप मतलब चॉकलेटी कलर में आप देखोगे तो ये ज्यादा डार्क नहीं होती इनकी स्किन, यानी कि ये ज्यादा काले नहीं होते हैं, बट ये थोड़े से हल्के काले होते हैं। इसका मतलब लगभग चॉकलेटी जैसा कलर इनका होता है। इनके होठ भी मोटे होते हैं और इनके भी बाल घुंघराले होते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने जो आपका निग्रिटो प्रजाति बताई है ये ज्यादा डार्क होते हैं, जबकि ये चॉकलेटी होते हैं। इतना ही इनके अंतर्गत अंतर पाया जाता है। एक प्रजाति के लोग भारत में और रहते हैं जिसको हम मंगोलाइड लोग कहते हैं। ये पूर्वोत्तर भारत में पाए जाएंगे। मंगोलाइड, मंगोलिया, अगर आपको पता हो तो चीन के ऊपर आप जाएंगे तो एक देश है मंगोलिया, तो वहीं की एक प्रजाति, तो वहीं से हमारे भारत में आगमन हुआ इन कई सारी प्रजातियों का। तो इनके कॉम्बिनेशन से एक मंगोलाइड प्रजाति का सृजन हुआ जो कि हमारी पूर्वोत्तर भारत में रहती है। इनका रंग आपको लगभग थोड़ा सा, इनकी स्किन रेड कलर की दिखाई आपको पड़ेगी, लाल रंग होगा, इनके होठ मोटे होंगे और इनके बाल घुंघराले नहीं बल्कि सीधे होते हैं। तो ये हमारे मंगोलाइडों की पहचान है। आगे अगर हम बात करें तो भूमध्य सागरीय प्रजाति भी हमारी भारत में प्राप्त होती है। ये भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम जो हमारा एरिया है, इन भागों में हमारा ये पाई जाएगी। तो इनका रंग थोड़ा सा काला होता है, इनका सिर लंबा होता है और कद ना तो ये ज्यादा बड़े होते हैं और ना ज्यादा छोटे, मध्यम कद के हमारे ये लोग प्राप्त होते हैं या पाए जाते हैं। एक प्रजाति और हमारी नार्डिक हमारी जो है ये प्रजाति पाई जाती है। तो नार्डिक जो है लोग हैं ये हमारे मध्य भारत के मैदान में अगर आप देखेंगे तो ये मध्य मैदान में पाए जाएंगे, जो गंगा वगैरह का हमारा मैदान है, इन क्षेत्रों में हमारे ये पाए जाते हैं। इनका रंग हल्का रहेगा और इनके जो हमारे बाल हैं वो लंबे रहेंगे, सिर भी लंबा रहेगा और इनकी जो आंखें होती हैं वो आंखें इनकी नीले कलर की लगभग आपको दिखाई देगी। इनकी जो पुतलियां हैं वो ब्लैक ना होकर हल्का हल्का इनके अंदर नीलापन आपको दिखाई देगा। और एक प्रजाति और भारत के अंदर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं हमारा क्या, द्रविड़ प्रजाति। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भारत में प्रजातीय विविधता के आधार पर भी हम देखें तो अलग अलग प्रकार की प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं। इस सब के बावजूद भी हम भारतीय लोग हैं। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, भारत में कहीं ना कहीं इतनी विविधता होते हुए भी क्या है, एकता का रूप देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं अगला पॉइंट, यानी कि भारत में ये तो प्रजातीय विविधता की बात हो गई, लेकिन भारत में भाषाई विविधता भी पाई जाती है। यानी कि भारत में अगर आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की मतलब भाषाएं बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। अगर आप प्रमुख रूप से देखोगे तो भारत में के अंदर जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो प्रमुख रूप से 4 घरानों से आपकी प्राप्त हैं। इसीलिए इनको हम ये कहते हैं कि प्रमुख 4 भाषा परिवार भारत में हैं। कौन कौन से भाषा परिवार? एक है भारोपीय। भारोपीय मतलब यूरोप और भारत की भाषा का मिश्रण हमारे अंतर्गत प्राप्त होता है। एक द्रविडियन परिवार की भाषा है, एक हमारी तिब्बतो बर्मन की, और एक हमारा ऑस्ट्रोलाइड जो हमारी भाषा परिवार है। तो ये 4 भाषा परिवार हैं। यहां से हमारी पूरी की पूरी जितनी भी हमारे भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, इन 4 परिवारों के ही सब रूप हैं। वो एक तरीके से देखा जाए तो उप रूप हैं उनके। अगर भारत के संविधान में आप देखोगे तो हमारे भारत के संविधान में आधिकारिक तौर पर 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में
को ये पूरे के पूरे नियम बताए गए हैं कि कोई भाषा कैसे करके हमारा भारतीय संविधान की इस अनुसूची 8 में हमारा शामिल हो सकती है। तो ये आपको थोड़ा समझना होगा। साथ ही राजभाषा के बारे में हमारी चर्चा की गई है भाग 17 के अंतर्गत। अगर हम इसके बारे में बात कर लें तो भारत की अभी तक आपको पता है कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जी हां, आप देखिए भारत में आधिकारिक तौर पर 22 भाषा को संविधान में दर्जा प्राप्त है, लेकिन इन 22 भाषाओं में से भी भारत के अंदर कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। इसका मतलब हमारे यहां पर सारी भाषाओं को समान अधिकार प्राप्त है, समान नजर से हम देखते हैं। हालांकि व्यावहारिक तौर पर यह थोड़ा सा विवादित है, लेकिन इसको भी ठीक किया जा सकता है अगर हम प्रयास करें। लेकिन फिर भी हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को समान रूप से दर्जा प्राप्त है, आपको पता हो तो। चलिए कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। असमिया, गुजराती, बंगाली, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, उड़िया, सिंधी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, मणिपुर, मराठी, संथाली, मैथाली और आपका डोंगरी। ये 22 भाषाएं हैं जो भारत की मतलब संविधान में इन 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि भारत में कैसे प्रजाति विविधता है और कैसे विभिन्न प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो ये भाषा विविधता भी आपको देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि भारत में धार्मिक विविधता भी देखने को मिलती है। ये धार्मिक विविधता क्या है? तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अगर आप देखोगे तो भारत में विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। अगर इन धर्मों के मानने वाले जो लोग हैं इनका आंकड़ा आप देखोगे तब भी आपको ये कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि हां, भारत में धार्मिक विविधता होते हुए भी एक दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णु भाव है। हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं और उनसे जो सीख सकते हैं उनको ग्रहण भी हम करते हैं। तो ये भारतीय समाज में विविधता में एकता का कहीं ना कहीं हमारा क्या है, प्रतीक दिखाई पड़ता है। जैसे 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखोगे तो जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो 80.5% लोग हैं। सबसे अधिक आंकड़े में हिंदू लोग ही हैं, बहुसंख्यक। दूसरे नंबर पे हमारे मुस्लिम लोग आते हैं जिनका हमारा 13.4% का योगदान है। आगे अगर हम बात करें तो सिख धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो 1.9% हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 2.3% की है और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 0.8% की है। इतना मैंने आपको बताया था कि विश्व स्तर पर अगर आप बौद्ध धर्म को देखोगे तो बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत अधिक हैं, लेकिन भारत में ऐसा क्या है कि 1% भी बौद्ध धर्म मानने वाले लोग नहीं हैं। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो एक हमारा अन्य चैनल भी है KCC एजुकेशन IS एस्पिरेंट। जी हां, अगर आप उस चैनल से कनेक्ट होंगे तो वहां पर हम कई सारे सब्जेक्टों को कवर करा रहे हैं, तो आप वहां पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म पढ़ाते समय हमने आपको इसके कारण बताए थे कि इतनी कम जनसंख्या इनकी क्यों है। चलिए, जैन धर्म के मानने वाले लोगों की भी जनसंख्या बहुत कम है, 0.4%, और इसके बाद 0.7% अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी भारत में रहते हैं। इस प्रकार से अगर हम भारत के अंदर देखें तो भारत में प्रजाति विविधता, भाषा विविधता और धार्मिक विविधता भी देखने को मिलती है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं और आपका कोई सवाल है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स के अंतर्गत एक कमेंट जरूर छोड़ के जाया करें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।